सो हे गाइस, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। तो आज हम लोग 50,000 के बजट के अंदर में एक i5 12 Gen बेस्ड पीसी बिल्ड करने वाले हैं, वो भी RTX 3070 वाले ग्राफिक कार्ड के साथ। और आप इस पीसी के ऊपर GTA 5 जैसा गेम 150 प्लस FPS के ऊपर खेल सकते हो, वो भी वेरी हाई सेटिंग पर। सिर्फ GTA 5 ही नहीं, मैं आपको इस पीसी पर और भी कई सारे मॉडर्न गेम टेस्ट करवाऊंगा। फॉर एग्जांपल गॉड ऑफ वॉर, लास्ट ऑफ अस, फॉर्जा होराइजन 5, वैलोरेंट, ये सारे गेम्स में आपको अच्छे खासे FPS और अच्छे खासे ग्राफिक सेटिंग के ऊपर खेल कर दिखाऊंगा। इवन अगर आप इस पीसी पर 4K की वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो वो भी आप आराम से कर सकते हो। और ये पीसी फ्यूचर प्रूफ भी होने वाला है, तो मतलब आप इस पीसी को फ्यूचर में भी अपग्रेड कर पाओगे। और सबसे बड़ी बात, ये पीसी मैं अपने खुद के लिए बिल्ड करने वाला हूं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आप लोग को पता चलेगा कि ये वही पीसी है जो कि मैंने ऑफलाइन मार्केट से परचेस किया है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं मैं इस पीसी के अंदर कौन कौन से पीसी पार्ट यूज करने वाला हूं। तो प्रोसेसर में यूज करने वाला हूं i5 12400F, और ये प्रोसेसर 2024 का सबसे ज्यादा पॉपुलर प्रोसेसर है। वैसे तो ये लॉन्च होता है 2022 में, लेकिन 2022 में ये प्रोसेसर उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था क्योंकि उस टाइम पे इस प्रोसेसर का प्राइस बहुत ज्यादा हाई था। लेकिन अब इस प्रोसेसर का प्राइस हो गया 8,500 से 9,000 के बीच में। अगर आप 30,000 के बजट के अंदर में पीसी बिल्ड करने वाले हो तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि आप इस प्रोसेसर के साथ में जाओ। और ये प्रोसेसर आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा, चाहे गेमिंग हो चाहे एडिटिंग हो। इवन आप चाहो तो स्ट्रीमिंग भी इस प्रोसेसर के ऊपर आराम से कर सकते हो। मतलब आप ये समझ लो, हम बजट गेमर्स और बजट एडिटर्स के लिए ये प्रोसेसर भगवान बन के आया है। तो अब इस प्रोसेसर के फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस प्रोसेसर के अंदर आपको 6 कोर 12 थ्रेड देखने को मिलते हैं। वही बात करें इस प्रोसेसर का बेस और बूस्ट फ्रीक्वेंसी के बारे में, तो इसका बेस फ्रीक्वेंसी है 2.50 GHz और बूस्ट फ्रीक्वेंसी है 4.40 GHz। तो अब बात करते हैं ये प्रोसेसर कौन से मदरबोर्ड सॉकेट को सपोर्ट करता है। तो ये प्रोसेसर सपोर्ट करता है LGA 1700 सॉकेट को। और ये प्रोसेसर एक F सीरीज का प्रोसेसर है, मतलब आपको इसके साथ में एक एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ेगा तभी आपका पीसी आपको डिस्प्ले देगा, वरना नहीं देगा। क्योंकि F सीरीज के प्रोसेसर के अंदर इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स नहीं होते हैं, तो आपको एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ेगा। वेट, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा SwiftDo PDF के बारे में। और एक ऑल इन वन PDF सॉफ्टवेयर है, क्योंकि इस PDF सॉफ्टवेयर के अंदर आपको बहुत सारे यूनिक फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। सबसे बड़ी बात मुझे इस PDF सॉफ्टवेयर की ये लगी कि इसका इंटरफेस बहुत ज्यादा इजी है, कोई भी अपना PDF इजीली एडिट कर पाएगा। तो अब बात कर लेते हैं इस PDF सॉफ्टवेयर के फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहला फीचर है कि आप अपने PDF का फॉर्मेट किसी भी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। और सेकंड फीचर है कि आप अपने PDF को किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हो। सिंपली आपको जिस भी सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करना है, आपको उस सेंटेंस को सिंपली आपको सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद आपको उस सेंटेंस को जिस भी लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करना है, आपको उस लैंग्वेज को सेलेक्ट करके ट्रांसलेट के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। और थर्ड फीचर है, अगर आपके पास कोई स्कैन PDF है और आप उस स्कैन PDF को एडिट नहीं कर पा रहे हो, तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको OCR का भी फीचर देखने को मिलता है। आप इसके हेल्प के थ्रू आप अपने स्कैन PDF को OCR में कन्वर्ट करके आप अपने स्कैन PDF को भी एडिट कर पाओगे। और यही नहीं, आपको इस PDF सॉफ्टवेयर के अंदर AI का भी फीचर देखने को मिलता है। आप इसके हेल्प के थ्रू आप अपने PDF के बड़े बड़े पैराग्राफ को भी समराइज कर सकते हो। इवन आप इस सॉफ्टवेयर के हेल्प के थ्रू आप अपने PDF के ऊपर पासवर्ड भी लगा सकते हो, और आप अपने PDF को इजिली कंप्रेस और मर्ज भी कर सकते हो। तो इस सॉफ्टवेयर का डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो। तो नेक्स्ट जो कंपोनेंट मैं इस पे यूज करने वाला वो है मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड में यूज कर रहा हूं Asus का H610ME D4 मदरबोर्ड। वहीं अगर मैं इस मदरबोर्ड के प्राइस के बारे में बात करूं तो ये मदरबोर्ड आपको 7,200 रुपए में आराम से मिल जाएगा। अब आप लोग बोलेंगे इससे बढ़िया तो मैं MSI का H610 मदरबोर्ड ले लूं, क्योंकि वो मदरबोर्ड हम लोग को सिर्फ 6,000 रुपए में ही मिल जाएगा। तो क्यों हम 1,200 रुपए एक्स्ट्रा दे और ये Asus वाला मदरबोर्ड ले? गुड क्वेश्चन। अब देखो, मैं MSI का H610 वाला मदरबोर्ड आपको मैं इसलिए लेने से मना कर रहा हूँ क्योंकि MSI के H610 मदरबोर्ड के अंदर आपको सबसे कम VRM फेजेस देखने को मिलती है, और सबसे कम VRM फेजेस होने की वजह से इस मदरबोर्ड का VRM सेक्शन हो जाता है कमजोर। अब आप लोग पूछेंगे भाई VRM फेजेस कम होने से क्या होगा, तो ये आपके परफॉर्मेंस को इफेक्ट करेगा। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप Asus के H610 मदरबोर्ड के साथ में जाओ, क्योंकि Asus वाले मदरबोर्ड के अंदर आपको सबसे ज्यादा VRM फेजेस देखने को मिलती है, और इसकी वजह से Asus के मदरबोर्ड का VRM सेक्शन हो जाता है स्ट्रॉन्ग। तो अब आपको दोनों ही मदरबोर्ड का कंफ्यूजन दूर हो चुका होगा कि आपको कौन सा मदरबोर्ड बाय करना चाहिए, कौन सा नहीं बाय करना चाहिए। तो अब Asus के H610ME D4 मदरबोर्ड के फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस मदरबोर्ड के अंदर आपको 2 रैम स्लॉट देखने को मिलते हैं। वहीं बात करें ये मदरबोर्ड कौन से रैम को सपोर्ट करता है, तो ये मदरबोर्ड सपोर्ट करता है DDR4 रैम को। और सबसे बढ़िया बात, आपको इस मदरबोर्ड के अंदर 2 Gen 3 के M.2 स्लॉट देखने को मिलते हैं। तो मतलब अगर आपको इन फ्यूचर स्टोरेज की कमी पड़ती है तो आप एक और M.2 ऐड कर सकते हो। और थर्ड फीचर है कि आप इस मदरबोर्ड के ऊपर Gen 4 वाले ग्राफिक कार्ड भी आराम से पेयर कर पाओगे, वो भी बिना किसी बॉटलनेक के, क्योंकि इस मदरबोर्ड के अंदर आपको Gen 4 GPU स्लॉट देखने को मिलता है। वहीं बात करें ये मदरबोर्ड कौन से जनरेशन के प्रोसेसर को सपोर्ट करता है, तो ये मदरबोर्ड सपोर्ट करता है इंटेल के 12, 13, 14 जनरेशन तक के प्रोसेसर को। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इंटेल के i5 12400F के ऊपर का प्रोसेसर मत यूज कीजिएगा इस मदरबोर्ड के ऊपर। वैसे करने को तो ये मदरबोर्ड i9 भी सपोर्ट कर लेगा, लेकिन वही है कि आपका जो i9 है वो 100% यूटिलाइज नहीं होगा। आप ये समझ लो कि आपका जो i9 है वो i3 की तरह वर्क करेगा। अगर आपको अपना प्रोसेसर फ्यूचर में अपग्रेड करना है, फॉर एग्जांपल i5 12400F से i5 14400F पे जाना है, तो उसके लिए आपको B760 मदरबोर्ड लेना ही पड़ेगा। तो अगर आपको फ्यूचर में अपग्रेड करना है तो आप H610 मदरबोर्ड के साथ ना जाके आप चले जाओ B760 मदरबोर्ड के साथ। और B760 मदरबोर्ड आपको थोड़ा सा कॉस्टली भी पड़ेगा। वहीं अगर मैं B760 मदरबोर्ड के प्राइस के बारे में बात करूं तो ये आपको 10 से 15,000 रुपए में आराम से मिल जाएगा। और मेरे को फ्यूचर में अपग्रेड करना नहीं है, इसलिए मैं Asus के H610 मदरबोर्ड के साथ में जा रहा हूं। और मैं आपको भी रिकमेंड करता हूं कि आप Asus के H610 मदरबोर्ड के साथ में जाओ, वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। और जब आपको पीसी अपग्रेड करना होगा तो आप पूरा पीसी अपग्रेड करना, क्योंकि अब बहुत जल्दी इंटेल का 15 Gen भी लॉन्च होने वाला है। तो आप जब अपना पीसी अपग्रेड करना तो आप डायरेक्ट इंटेल के 15 Gen पे ही जंप करना। और वैसे भी ये जो इंटेल का i5 12400F वाला पीसी है
वो पीसी आपको 2 से 3 साल तक अपग्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और 2 से 3 साल के अंदर में आपके पास बहुत सारे पैसे भी आ जाएंगे तो आप न्यू पीसी बिल्ड कर सकते हो। तो जो नेक्स्ट कंपोनेंट मैं इस पीसी के अंदर यूज करने वाला हूँ वो है रैम। तो मैं रैम यूज करने वाला हूँ G-Skill की रिपजॉस DDR4 रैम जो कि 3200 मेगाहर्ट्ज पर क्लॉक है। वही बात करूँ मैं कितने जीबी रैम यूज करने वाला हूँ तो मैं टोटल 16 जीबी रैम यूज करने वाला हूँ और आप लोग को भी मिनिमम 16 जीबी रैम यूज करना ही करना है। अगर आप 16 जीबी रैम से कम रैम यूज करते हो तो आपको गेमिंग में उतना अच्छा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगा। और आप ट्राई करना कि आप 16 जीबी की सिंगल स्टिक रैम बाय करना, इससे आपके मदरबोर्ड का एक रैम स्लॉट खाली रहेगा। अगर आपको इन फ्यूचर 16 जीबी रैम कम पड़ती है तो आप एक और 16 जीबी की सिंगल स्टिक रैम ऐड कर लेना, इससे आपकी रैम 32 जीबी हो जाएगी। वहीं बात करूँ सिंगल स्टिक 16 जीबी रैम के प्राइस के बारे में तो ये आपको 3000 से 3500 के बीच में आराम से मिल जाएगा। तो जो नेक्स्ट कंपोनेंट मैं इस पीसी के अंदर यूज करने वाला हूँ वो है NVMe M.2 और आप लोग को मिनिमम 500 जीबी के NVMe M.2 यूज करना है। इससे कम आपको नहीं यूज करना, नहीं तो बाद में आप लोग रिग्रेट करोगे। मेरी मानो अगर आप लोग 1 TB की NVMe M.2 ले पाओ वो आपके लिए और भी ज्यादा बेटर रहेगा, प्लस फ्यूचर प्रूफ भी रहेगा। और हाँ, मैं आपको एक और जरूरी बात बता दूं, आपको Gen 3 M.2 बाय करना है। अगर आप Gen 4 M.2 बाय करते हो तो वो बॉटलनेक करेगा आपके मदरबोर्ड में, क्योंकि आपका जो मदरबोर्ड है वो Gen 3 M.2 को सपोर्ट करता है और आप उसके ऊपर Gen 4 M.2 लगाओगे तो वो बॉटलनेक करेगा। तो आप ट्राई करना कि आप Gen 3 M.2 बाय करना। और मैं कुछ बढ़िया Gen 3 M.2 का बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप लोग वहां से बाय कर सकते हो। तो जो नेक्स्ट कंपोनेंट मैं इस पीसी के अंदर यूज करने वाला हूँ वो है सेकंड हैंड में RTX 3070। अब आप लोग पूछेंगे भाई सेकंड हैंड में ग्राफिक कार्ड कैसे परचेज करते हैं, हमें तो कुछ पता नहीं है। तो मैंने सेकंड हैंड ग्राफिक कार्ड कहां से परचेज करे और कैसे सेकंड हैंड ग्राफिक कार्ड परचेज करते हैं उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना दी है, तो इस वीडियो का लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा। वहीं अगर मैं RTX 3070 को कंपेयर करूँ RTX 4060 के साथ में तो आपको RTX 3070 में ज्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, मतलब आपको 10 से 20 FPS ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज जरूर ध्यान रखना, जो आपका RTX 3070 है वो 200 वाट कंज्यूम करेगा और जो आपका RTX 4060 है वो 110 वाट तक कंज्यूम करेगा। तो RTX 3070 आपका बिजली का बिल बढ़ा देगा, तो ये चीज जरूर से ध्यान रखना RTX 3070 को खरीदने से पहले। वहीं अगर मैं सेकंड हैंड में RTX 3070 के प्राइस के बारे में बात करूं तो ये ग्राफिक कार्ड अगर आप 1 ईयर वारंटी के साथ में परचेज करते हो तो ये ग्राफिक कार्ड आपको 20 से 21 हजार रुपए में आराम से मिल जाएगा। और आप ट्राई करना कि आप गैलेक्सी के जीपीयू अवॉइड करना, वो भी 30 सीरीज वाले, क्योंकि गैलेक्सी के जीपीयू के अंदर अभी वारंटी इशू चल रहा है। तो आप गैलेक्सी के जीपीयू अवॉइड करना और आप और किसी ब्रांड के साथ में जा सकते हो। फॉर एग्जांपल गीगाबाइट हो गया, इनो 3D हो गया, आसूस हो गया, इन सारे ब्रांड के साथ में आप जा सकते हो। अब मैं आपको कुछ और बढ़िया सेकंड हैंड ग्राफिक कार्ड बता दे रहा हूँ जो आप इस के साथ में पेयर कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ गेमिंग करना है तो आप पेयर कर लो RX 6600। वहीं अगर मैं सेकंड हैंड में RX 6600 के प्राइस के बारे में बात करूँ तो ये आपको 12,000 रुपए में आराम से मिल जाएगा। अगर आपको गेमिंग प्लस प्रोडक्टिविटी वाले काम करना है तो आप बाय कर लो सेकंड हैंड में RTX 3060 12 GB वाला, और ये ग्राफिक कार्ड आपको सेकंड हैंड में 18,000 रुपए में आराम से मिल जाएगा। अब जो बंदे न्यू ग्राफिक कार्ड अफोर्ड कर सकते हो तो मैं इनको रिकमेंड करूंगा कि आप इस पीसी के साथ में पेयर करो RTX 4060, और ये ग्राफिक कार्ड आपको न्यू में 26 से 27,000 रुपए में आराम से मिल जाएगा। तो नेक्स्ट जो कंपोनेंट मैं इस पीसी के साथ में पेयर करने वाला हूँ वो है पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई में यूज करने वाला हूँ कूलर मास्टर का 650 वाट का पावर सप्लाई जो कि 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड पावर सप्लाई है। वहीं अगर मैं इस पावर सप्लाई के प्राइस के बारे में बात करूँ तो ये आपको 4,500 से 5,000 के बीच में आराम से आपको मिल जाएगा। और 650 वाट की पावर सप्लाई इस पीसी के लिए इनफ रहेगी। अगर आप थोड़ा सा पैसा सेव कर रहे हैं तो आप बाय कर लेना डीपकूल का PK550D जो कि 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड पावर सप्लाई है, और ये पावर सप्लाई आपको 3,750 रुपए में आराम से मिल जाएगी। तो नेक्स्ट जो कंपोनेंट मैं इसके साथ में पेयर करने वाला हूँ वो है कैबिनेट। तो कैबिनेट में पेयर करने वाला हूँ सर्कल का X5 कैबिनेट। वही अगर मैं इस कैबिनेट के फीचर्स के बारे में बात करूँ तो ये कैबिनेट 4 ARGB फैन के साथ में आता है, और आप इसके फैन के लाइट को कंट्रोल कर सकते हो मदरबोर्ड से भी, और आप चाहो तो इसके कैबिनेट के फैन के लाइट को कंट्रोल कर सकते हो कैबिनेट के बटन से भी। वही अगर मैं इस कैबिनेट के प्राइस के बारे में बात करूँ तो ये कैबिनेट आपको सिर्फ 3,500 रुपए में मिल जाएगा। सच बताओ तो जब मैं इस कैबिनेट को पहली बार देखा था तो मुझे इसे पहली बार में इससे प्यार हो गया था, और इस कैबिनेट का बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप लोग वहां से इस कैबिनेट को बाय कर सकते हो। बाकी आप चाहे तो कोई दूसरा भी कैबिनेट बाय कर सकते हो, जरूर नहीं कि आप यही कैबिनेट बाय करो। अगर आपका बजट कम है तो कोई आप कम बजट वाला भी कैबिनेट यूज कर सकते हो, अगर आपका बजट ज्यादा है तो कोई आप हाई बजट वाला भी कैबिनेट ले सकते हो। तो यहाँ पर हमारा पीसी बिल्ड हो जाता है कंप्लीट, और सभी कंपोनेंट्स के बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, आप लोग वहां से बाय कर सकते हो। A few moments later. तो अब इस पीसी का गेमिंग टेस्ट और बेंचमार्क टेस्ट कर लेते हैं। तो जो सबसे पहले बेंचमार्क टेस्ट में रन करने वाला हूँ वो है Cinebench R23, और Cinebench R23 का स्कोर आपके सामने है। तो जो सिंगल कोर स्कोर है 1700 है और मल्टी कोर स्कोर है 12,000, और आप इसके CPU स्कोर को कंपेयर कर सकते हो अदर प्रोसेसर के CPU स्कोर के साथ। इस स्कोर से आपको पता चल जाएगा कौन सा प्रोसेसर ज्यादा पावरफुल है। तो अब मैं इस पीसी पर टेस्ट करने वाला एडिटिंग टेस्ट, और एडिटिंग के लिए मैं सॉफ्टवेयर यूज करने वाला हूँ Filmora 12 का, और इसके जो टाइमलाइन पे फुटेज है वो 4K 60 FPS की फुटेज है। अब देखो मैं 4K 60 FPS की फुटेज इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि मैं इस पीसी की रियल परफॉर्मेंस निकाल सकूं। वही बात करूँ एडिटिंग में कैसा एक्सपीरियंस रहा इस पीसी के साथ में मेरा, तो यार 4K 60 FPS की फुटेज होने के बावजूद भी मेरा एडिटिंग एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा स्मूथ रहा, बिल्कुल भी लैग या स्टटर देखने को नहीं मिला टाइमलाइन में। तो अगर आप इस पीसी के ऊपर 4K की वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो वो भी आप आराम से कर सकते हो। तो नेक्स्ट इसमें करने वाला हूँ फोटोशॉप का। वही बात करूँ फोटोशॉप में मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा इस पीसी के साथ में, तो यार फोटोशॉप में भी मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा स्मूथ रहा, बिल्कुल भी लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिला फोटोशॉप के अंदर। तो अगर आप इस पीसी के ऊपर फोटोशॉप जैसा सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हो तो वो भी आप आराम से यूज कर सकते हो। तो अब मैं इस पीसी के ऊपर टेस्ट करने वाला हूँ गेमिंग टेस्ट, जिसका आप लोग इतनी देर से वेट कर रहे हो।
तो जो सबसे पहले गेम मैं रन करने वाला हूँ वो है वैलोरेंट और इस गेम को मैं रन करने वाला हूँ 1080p हाई सेटिंग पर। तो अभी यहाँ पर मैंने गेम को रन कर दिया है और बिल्कुल भी लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिल रहा है इस गेम के अंदर, एकदम स्मूथ गेम प्ले है। और यार 1080p हाई सेटिंग होने के बावजूद भी हमें 250 प्लस FPS देखने को मिल रहे हैं, इवन कभी कभी तो 300 प्लस FPS भी चले जा रहा है। तो अगर आप इस पर वैलोरेंट जैसा गेम खेलना चाहते हो तो वो भी आप आराम से खेल सकते हो, इवन आप चाहो तो इस गेम की लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हो इस पीसी के ऊपर। तो नेक्स्ट गेम मैं रन करने वाला हूँ माइनक्राफ्ट और इस गेम को मैं रन करने वाला हूँ RTX 16 शेडर्स के साथ में। अब मैं RTX 16 शेडर इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि मैं इस पीसी की रियल परफॉर्मेंस निकाल सकूं। और यार RTX 16 शेडर्स रखने के बाद भी हमें 170 प्लस FPS देखने को मिल रहा है, इवन कभी कभी तो 200 प्लस भी FPS चले जा रहा है। तो अगर आप इस पीसी के ऊपर माइनक्राफ्ट जैसा गेम RTX 16 शेडर्स के साथ में खेलना चाहते हो तो वो भी आप आराम से खेल सकते हो। तो नेक्स्ट गेम मैं रन करने वाला हूँ गॉड ऑफ वॉर और इस गेम को मैं रन करने वाला हूँ 1080p अल्ट्रा सेटिंग्स पर और DLSS को कर दिया हूँ क्वालिटी पर। तो अभी यहाँ पर मैंने गेम को रन कर दिया है और यार 1080p अल्ट्रा सेटिंग्स पर होने के बावजूद भी हमें एक भी बूंद लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिल रहा है। वही बात करें इस गेम के अंदर हमें कितने FPS देखने को मिल रहे हैं, तो इस गेम के अंदर हमें 80 to 90 FPS देखने को मिल रहे हैं। तो अभी यहाँ पर मैं गेम का ग्राफिक्स अल्ट्रा से चेंज करके हाई पे कर रहा हूँ, फिर देखते हैं हमें कितने FPS देखने को मिलते हैं। और जैसे ही मैंने गेम का ग्राफिक्स अल्ट्रा से हाई पे किया वैसे ही हमारे गेम के FPS भी बढ़ गए। कहा हमें पहले 80 to 90 FPS देखने को मिलते थे, लेकिन अब हमें 100 प्लस FPS देखने को मिल रहे हैं। और यार 100 प्लस FPS देख के मेरा दिल खुश हो गया। तो अगर आप इस ऊपर गॉड ऑफ वॉर जैसा गेम खेलना चाहते हो तो वो भी आप अच्छे खासे FPS के साथ में खेल सकते हो। तो नेक्स्ट गेम मैं रन करने वाला लास्ट ऑफ अस और ये एक बहुत ज्यादा ग्राफिकल डिमांडिंग गेम है, अच्छे से अच्छे पीसी की टट्टी निकल जाती है इस गेम को रन करने में। और इस गेम को मैं रन करने वाला हूँ 1080p हाई सेटिंग पर और ये गेम सबसे ज्यादा ग्राफिक कार्ड का VRAM कंज्यूम करता है। सिर्फ हाई सेटिंग पे ही इस गेम ने मेरे ग्राफिक कार्ड का 8GB VRAM में से 7GB VRAM कंज्यूम कर लिया है। सोचो अगर अल्ट्रा उल्ट्रा कर दूं तब तो फटके 4 हो जाएगी ग्राफिक कार्ड की। तो अभी यहाँ पर मैंने गेम को रन कर दिया है, अब बिल्कुल भी लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिल रहा है, एकदम स्मूथ गेम प्ले है। वही बात करें इस गेम के अंदर हमें कितने FPS देखने को मिल रहे हैं, तो इस गेम के अंदर हमें 80 to 90 FPS देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप इस पीसी को लास्ट ऑफ अस जैसा हैवी गेम खेलना चाहते हो तो वो भी आप आराम से खेल सकते हो। तो नेक्स्ट गेम मैं रन करने वाला हूँ फोर्जा होराइजन 5 और इस गेम को मैं रन करने वाला हूँ 1080p हाई और अल्ट्रा सेटिंग के मिक्सचर पर। तो अभी यहाँ पर मैंने गेम को रन कर दिया है और यार इस गेम का ग्राफिक्स देख के पूरा दिल खुश हो जाता है। और इस गेम के अंदर हमें बिल्कुल भी लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिलता है, बिल्कुल स्मूथ गेम प्ले है। वही बात करें इस गेम के अंदर हमें कितने FPS देखने को मिल रहे हैं, तो इस गेम के अंदर हमें 110 प्लस FPS देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद मैंने इस गेम का ग्राफिक्स अल्ट्रा से चेंज करके एक्सट्रीम पर कर दिया और यार इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं, समझ लो कि मैंने गेम के ग्राफिक्स को मैक्स पे कर दिया है। और आप देखते हैं हमें कितने FPS देखने को मिलते हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने गेम को रन कर दिया है और यार ग्राफिक्स को अल्ट्रा से एक्सट्रीम पर चेंज करने के बावजूद भी हमारे FPS ज्यादा कम नहीं हुए हैं। वही बात करें ग्राफिक्स चेंज करने के बाद हमें कितने FPS देखने को मिल रहे हैं, तो हमें ग्राफिक्स चेंज करने के बाद 80 to 90 FPS देखने को मिल रहे हैं। तो नेक्स्ट गेम में रन करने वाला हूँ GTA 5 और इस गेम को मैंने रन किया है 1080p वेरी हाई सेटिंग पर और एडवांस ग्राफिक्स को भी मैंने ऑन कर दिया है। और इस गेम के अंदर हमें बिल्कुल भी लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिल रहा है, एकदम स्मूथ गेम प्ले है। वही बात करें इस गेम के अंदर हमें कितने FPS देखने को मिल रहे हैं, तो इस गेम के अंदर हमें 130 प्लस FPS देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप इस पीसी के ऊपर GTA 5 जैसा गेम खेलना चाहते हो तो वो भी आप आराम से खेल सकते हो, वो भी अच्छे खासे FPS के साथ में। तो यहाँ पर हमारा गेमिंग टेस्ट हो जाता है कंप्लीट और अब बात करते हैं कि आपको ये पीसी गेमिंग और एडिटिंग के लिए बाय करना चाहिए कि नहीं बाय करना चाहिए। हाँ, आपको ये पीसी जरूर से बाय करना चाहिए। इवन ये पीसी मैं खुद बाय किया हूँ, मैं तो भाई इस पीसी से फुली सेटिस्फाई हूँ क्योंकि इस पीसी ने बजट में मेरे को हर चीज प्रोवाइड कर दिया है, चाहे गेमिंग हो चाहे एडिटिंग हो, हर चीज में ये पीसी बहुत तगड़ा परफॉर्म कर रहा है। सो होप करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद होगी। अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को अभी तक अपने सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं इसी तरह इंटरेस्टिंग कंटेंट लाता रहता हूँ। बट फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और वहाँ पे मैं एक्टिव रहता हूँ। तब तक के लिए टाटा गुड बाय, मिलते हैं और किसी वीडियो के साथ। और वैसे भी ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होगी, पता नहीं आपको ये डिटेल वीडियो पसंद आएगी कि नहीं आएगी।